स्टूडेंट्स, तो आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगला ब्रांच शुरू होने वाला है और उसमें अपन लोग पार्ट 1 जो है उसमें रखे रेट मेजरमेंट। बेसिकली ये थोड़ा लंबा ब्रांच है और डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट सेक्शन है ना। स्टार्टिंग हुआ था हमारा लिमिट से, लिमिट गया, कंटिन्यूटी गया, डिफरेंशियबिलिटी गया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन गया, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना। मैकेनिकल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अभी आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको आप पूरा कैलकुलस का हार्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। यही होता है जो पूरा कैलकुलस में रूल करता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर सबसे कंसेप्चुअल पार्ट अगर मैं मानूं पूरा कैलकुलस सेक्शन का, तो वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। मजेदार चैप्टर है और बहुत बड़ा ब्रांच है, काफी सारे चैप्टर्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे पहला पार्ट में मैं इसको बेसिकली 6-7 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। पहला पार्ट में अगर मैं मानूं वो आएगा आपका रेट मेजरमेंट, ठीक है। रेट मेजरमेंट जो बोर्ड एग्जाम्स में है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस में है। जे मेंस पे भी आता है सवाल, बट एडवांस पे अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आगे आने वाला है तो मुझे पता नहीं, ठीक है, बट अभी तक कुछ पूछे नहीं गए, उनका सिलेबस में जरूर ये इंक्लूडेड है। पार्ट 2 का अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स काफी इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स में है, मतलब मेंस, एडवांस, बोर्ड एग्जाम सारी जगह पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर पार्ट 3 में है हमारा मोनोटोनिसिटी, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो भी स्टडी करेंगे हम, ठीक है। मोनोटोनिसिटी समझ में आ रहा है ना, ये हम पार्ट 3 में स्टडी करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस वाला चैप्टर। फिर पार्ट 4 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। पार्ट 4 में अपन लोग स्टडी करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे बड़ा ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ बातचीत होगा इंक्लूडिंग विद द रेफरेंस ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है। पार्ट 5 में जो चैप्टर मैं रखता हूँ वो चैप्टर बेसिकली एनसीईआरटी लेवल में डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव वाले चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है, बट एज उसमें मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब कंसेप्ट वगैरह यूज होता है, तो मैं इसको बाद में पढ़ाता हूँ इसीलिए, क्योंकि इसमें सवाल काफी अच्छा बनता है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें और पूछे भी गए हैं बहुत सारे जे एडवांस में सारे टॉपिक में है, ठीक है, सब सिलेबस में इंक्लूडेड है। और इस पार्ट में आप मान लो पार्ट 6 और वो है आपका थियरम्स वाला सेक्शन, ठीक है, दैट इज आपका रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो सब का बातचीत कर रहा है। तो ये 5 पार्ट हो गया, है ना, बिल्कुल। पार्ट 2, 3, 4, 5 तो बिल्कुल जबरदस्त, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में आता है सवाल, एडवांस में अभी तक कुछ नहीं पूछा, बट सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिर अगर पार्ट 6 का बात करूं, पार्ट 6 ऑफिशियली ऐसे ना मेंस, एडवांस, बोर्ड्स कहीं पे भी कोई सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी मैं इसको सेपरेट करके एक अलग सा चैप्टर पढ़ाता हूं, ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स मतलब इसमें हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू कंसेप्ट, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब क्लियर होने के बाद ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फॉर स्केचिंग ऑफ ए ग्राफ। और आपका एलसीटी का कंसेप्ट तो आपके पास है ही। एलसीटी एंड मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये 5 कंसेप्ट यूज करके हम अलग अलग बड़े बड़े फंक्शंस के ग्राफ, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के रेंज, है ना, रेंज भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में जो भी रेंज किए थे वो रेस्ट्रिक्टेड था, है ना। अभी और भी फंक्शंस के रेंज आप निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन यूज करके, ठीक है। तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। ऑफिशियली सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी पूछ लेते हैं एडवांस, है ना, अपने पेपर में वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये प्योरली आपका एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है और ऐसे किसी एग्जाम में जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर पार्ट 7 एक और आएगा जो है आपका एरर्स, ठीक है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम का सिलेबस में है, ना मेंस में है ना एडवांस में है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। अभी सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इस साल में क्या क्या हटा दिया है, वो अगर मुझे याद जहां तक है, शायद एरर हटाया उन्होंने और थ्योरम वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है। बाकी सारे के सारे सिलेबस में है ये चारों पार्ट, ये तो ऐसे ही नहीं है। पार्ट 1, 2, 3, 4 है, तो जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो इस पार्ट को और इस पार्ट को आप छोड़ सकते हो, मतलब पार्ट 5, 6, 7 को छोड़ सकते हो, और अदरवाइज अगर आपको पढ़ना है तब तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, हम तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभाएंगे, नहीं। चलो, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, ये लगभग आपका 1 महीना चलेगा, है ना, 4 वीक्स आप मान सकते हो, 4 वीक्स तो चलेगा। तो अभी देखते हैं आगे हम किस तरीके से, है ना, इसको कवर करते हैं, ठीक है।
तो डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा अगला ब्रांच है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो मुद्दे का चीज है उसका पहला चैप्टर दैट इज रेट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, रेट मेजरमेंट वगैरह, है ना, काइनेमेटिक्स वगैरह, ये सब में आप बहुत चीज ये सब स्टडी किए होंगे। तो मैं बेसिकली इसका कोई थियरी पोर्शन इसका है ही नहीं समझाने लायक। थियरी में क्या डिवाइड बाई डीएक्स का मतलब क्या होता है और कितना बार बोलूंगा, है ना, 3-4 बार पढ़ा चुका हूं अभी तक, समझ में आ रहा है क्या? तो उसको और समझाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट चेंज कर देंगे, तो y में भी डेल्टा y का चेंज होगा। तो ये जो चेंज होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लिमिटिंग वैल्यू होगा तब उसको डिवाइड बाई dx बोलेंगे। ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y। ठीक है, चलो तो बस इसमें आप क्वेश्चन में फोकस करो, आपका शीट आपको मिल जाएगा, कोई थियरी नहीं है इस चैप्टर में, क्वेश्चन में फोकस करो। मैं 8-10 क्वेश्चन करके आपको पैटर्न बताऊंगा कि देखो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरीके से सोचा जाता है ना, कि कैसे हम डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करके रेट वगैरह निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि रेट मतलब ही आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन आएगा उधर। ठीक है, तो कैसे हम डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उस चीज को हम धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, बट जो चीज मेन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप क्लियर रखना कि क्वेश्चन ही मेन चीज है इस चैप्टर में। मैं 8-10 क्वेश्चन करके दूंगा क्लास में, जिससे आपका बेसिक डेवलप हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा पूरा। तो ये 8-10 क्वेश्चन पहले आप, एक ही वीडियो रहेगा इस पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 से चालू होगा असली चीज, बट पार्ट 1 का एक ही वीडियो रहेगा। इसमें मैं सारे 8-10 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा अपने शीट से। वो डिस्कस करने के बाद वो क्वेश्चन जैसे ही आप कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है इस चैप्टर में और कैसे इसको निपटाना है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे ये आगे मतलब कंटिन्यू होता जाएगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आप और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं इतना सा बोलूंगा, पार्ट 1 रेट मेजरमेंट के लिए आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पहले तो वो नोट्स में अच्छे से आप खुद से ट्राई करके मतलब लिखो। खुद से क्या ट्राई करना है, पहले तो 8 क्वेश्चन जो मैं करा के दे रहा हूँ वीडियो अच्छे से देख करके नोट्स वगैरह बना के अच्छे से वो 8 क्वेश्चन पहले तैयार करो, 8-10 जितना भी कराऊंगा। और उसके बाद जाकर के रिमेनिंग जो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, जो शीट के क्वेश्चन है ना, वो आप ट्राई करेंगे और उसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्ली और सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, बिल्कुल। ठीक है, बट ट्राई करना जरूरी है। जब तक इस टॉपिक में जब तक आप मैं कम क्वेश्चन करके दूंगा, इसका रीजन यही है कि जब तक इस टॉपिक में आप खुद से सवाल अटेम्प्ट नहीं करना सीखोगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि सर सॉल्यूशन सेट दे देंगे बोले ना, तो हम और करके क्या करें, इधर 8 क्वेश्चन तो मिल गया और उधर सॉल्यूशन सेट में बाकी सारे मिल जाएगा, तो हम बैठे बैठे आराम से मजे मारते हैं और जब सर सॉल्यूशन सेट दे देंगे तब सारे सॉल्यूशन देख लेंगे और रख लेंगे सबको। तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, मेरा कोई एतराज नहीं है ना। अभी आप बहुत बड़े हो गए हो, आपको अभी और समझाने का समय बचा नहीं है। ठीक है, तो अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर ईमानदारी से काम करना है और अगर चाहते हो कि ज्यादा कुछ चाहने का जरूरत नहीं है, अगर चाहते हो कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छे से सवाल आपसे बने, क्योंकि सवाल क्या आएगा आप नहीं जानते हो। ठीक है ना, शीट से आएगा वो 99% तक तय है, बट 1% डाउट हर जगह पे रह जाता है। ठीक है ना, कि वो दूसरी जगह से कोई कंसेप्ट दे दिया मान लो इस चैप्टर का, ठीक है, तो आप खुद से अगर नहीं करोगे शीट का क्वेश्चन ट्राई, तो वो 1% डाउट आपके लिए रह जाएगा। और जो बच्चा होमवर्क खुद से ट्राई करेगा तो उसका दिमाग डेवलप होगा, तो वो 1% डाउट उसके लिए नहीं रहेगा, वो कर लेगा, कोई भी नया क्वेश्चन आए कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट तरीके से उसने अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है उससे पहले। समझ आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या बोला जा रहा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल वेरीज इनवर्सली एज इट्स रेडियस। एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr होगा, है ना, वेरीज इनवर्सली एज इट्स रेडियस। ठीक है, शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है अच्छे से, मैं आपको बता के दे रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। सबसे पहले आप देख लो कि आपका वेरिएबल क्या क्या इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे। रेडियस का बाद आ गया तो एक आर तो इंट्रोड्यूस होगा ही होगा, पेरीमीटर का बाद आ गया तो एक पी भी इंट्रोड्यूस होगा, और एरिया का बाद आ गया तो ए भी इंट्रोड्यूस होगा। तो पहले जो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो उनको कंसिडर कर लो। समझ में आ रहा है ना? तो
लेट, सबसे पहले लिख देते हैं लेट आर कॉमा ए एंड पी बी द रेडियस perimeter and area of a circle of the circle। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्त? क्वेश्चन में बोला गया है कि अभी रफ में आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो कि बोले सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मैं जैसे करता हूँ वैसे ही आपको सिखा रहा हूँ दोस्त कि रफ में मैं कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, फिर फेयर में उसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ पेरीमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 2 पाई आर। तो ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, रेट ऑफ बोला ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ। अभी रेट का मतलब जो है, मतलब क्या होगा? पेरीमीटर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेट ऑफ इंक्रीज मतलब रेट देख रहे हो आप, ठीक है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में देखोगे। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो पेरीमीटर भी आपका चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे पी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है, तो 2 पाई डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल सिंबल हट करके कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, के डिवाइडेड बाई आर। और यहां से अपन बोल सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू के बाई ट्वाइस पाई आर। इसको इक्वेशन 1 बना करके रख दो। अभी आपको निकालने बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंक्रीज अगर बोलेगा तो वो रेट क्या होगा? प्लस होगा। अगर रेट ऑफ डिक्रीज बोलेगा तो वो रेट माइनस होगा, है ना। इस तरीके से हम समझते हैं, है ना, साइन से, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज, और अगर मैं लिख देता हूं ना डायरेक्टली वर्ड में ही अगर लिख देता हूं कि रेट ऑफ डिक्रीज, तो और माइनस लिखने का जरूरत नहीं होता है। या फिर रेट ऑफ इंक्रीज अगर मैंने लिख दिया तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है। अगर मैं डी आर बाई डी टी इक्वल टू -3 लिख देता हूं, मतलब आप समझ जाओगे कि आर का रेडियस का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो 3 समथिंग जो भी यूनिट होगा उससे मीटर पर सेकंड ही होगा। ऑब्वियसली 3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है, ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस दे देता हूं तब आप 3 मीटर पर सेकंड लिखने से ही होगा। बट अगर मैं डी आर बाई डी टी लिखता हूं तो वो माइनस से लिखूंगा। तो माइनस साइन इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिक्रीज। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है। तो इंक्रीज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ए क्या है सर? बोल, ए हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल ही बोला है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आर अपॉन डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो है वो कांस्टेंट टाइप का कुछ निकल जाएगा। समझ आ रहेगा? तो वही चीज अपने को सोचना होगा। अभी इसी सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा कैसे, उस चीज को जरा ध्यान से एक बार देखो, ठीक है। तो आर पी ए बी द रेडियस पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सच दैट पी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस पाई आर, एंड कैपिटल ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is given that rate of increase of the perimeter of a circle varies inversely as its radius. That is मैं क्या लिखूंगा? dp by dt is inversely proportional to क्या? radius of the circle, ठीक है। तो डेफिनेटली dp by dt जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? k by r हो जाएगा। where लिखना पड़ेगा k is a proportionality constant, where k is a proportionality constant, ठीक है। तो अभी आप p के जगह पे क्या रख देंगे? p के जगह पे आप रख दीजिए ट्वाइस पाई आर इक्वल टू k बाई आर। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ट्वाइस पाई इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? k बाई आर हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी टी जो है वो क्या हो जाएगा? k डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई आर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका रोमन 1। इसको यूज करेंगे बाद में। नाउ अभी आपको प्रूफ क्या करना है? रेट ऑफ इंक्रीज, नाउ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल,
is equal to dA by dt, which is nothing but ddt of pi r square. Since area is equal to pi r square, तो पाई बाहर आ गया और इसका डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस आर डी आर बाई डी टी। ये हो जाएगा ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, कितना होगा के बाई ट्वाइस पाई आर हो जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो ट्वाइस पाई आर कैंसिल हो गया तो के आ गया, और के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो आपको प्रूफ क्या करने बोला था, एरिया ऑफ दैट सर्कल इज कांस्टेंट। देयरफॉर आप कंक्लूड कर दोगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात, पक्का। तो इस तरीके से कुछ अपना सॉल्यूशन जो है आपको बनाना है, ये एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, ये छुपा करके करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं देखो, नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, बोल रहा है आपको कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिक्रीज हो रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रेडियस का चक्कर आ गया, ठीक है। अच्छा, और किसका चक्कर आ गया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो मैं क्या मान लूंगा कि सरफेस एरिया आया और रेडियस, दो ही चीज इन्वॉल्व हुआ, तो मैं क्या कंसिडर कर लूंगा कि लेट आर एंड एस बी द रेडियस, आर एंड एस बी द रेडियस एंड surface area, radius and surface area of the sphere, radius and surface area of the sphere, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि radius of a sphere is decreasing at the rate of 3 cm per second, ठीक है। तो radius of a sphere is decreasing मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि according to question such that, अच्छा such that लिख देता हूँ, भूल जाता हूँ यार, सच दैट एस फॉर्मूला जो भी है लिख दो, सच दैट देकर के एक साथ काम लिखता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्फीयर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकंड, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो लिख देते हैं, चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ द स्फीयर, radius of the sphere is decreasing, radius of the sphere is decreasing at the rate of 3 cm per second। मैंने बोला ना कि अगर डिक्रीजिंग वर्ड में यूज कर दूंगा तो और मुझे -3 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिक्रीजिंग लिखने के बाद -3 लिखोगे तो थोड़ी ना चलेगा, नहीं है ना। नेगेटिव डायरेक्शन लिख के माइनस लिखोगे तो थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देयरफॉर जब मैं dr बाई dt लिखूंगा तब मैं -3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो, और अभी हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा रे सर, ds बाई dt होगा ना। अभी ds बाई dt मतलब क्या, टाइम के साथ ही तो चेंज हो रहा है सब कुछ, तो 4 पाई इंटू ट्वाइस आर dr बाई dt आ जाएगा। अभी dr बाई dt, अभी अगर मैंने रेट ऑफ डिक्रीज वर्ड यूज कर दिया तो dr बाई dt का आंसर तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ डिक्रीज वर्ड ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, तो अभी और मैं चाहूंगा क्या कि मेरा आंसर माइनस में आए, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो रेट ऑफ डिक्रीज अगर मैं यूज नहीं करता, डायरेक्टली ds बाई dt निकालता तो अलग बात था, समझ में आ रहा है ना। या तो आप पहले ds बाई dt निकालो, वो नेगेटिव में आएगा, फिर उसको लिख दो कि देयरफॉर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू नेगेटिव हटा करके आंसर दे दो। और या फिर आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो उसी चीज को आप क्या कर दो, मॉड्यूलस लगा दो। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं डिक्रीज वर्ड मेंशन कर दिया यहाँ पे, मॉड्यूलस लगा दो और इसको ds अपॉन dt लिख दो। तो ds अपॉन dt अगर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ddt ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई बाहर आ गया
और ये हो जाएगा ट्वाइस आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये होगा 4 पाई इंटू ट्वाइस आर इंटू डी आर बाई डी टी कितना -3। तो ये कितना आ जाएगा 8 3 इंटू 2 6 24 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर आप फाइनल कंक्लूजन दे दो, रेडियस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया when the radius is 18 centimeter is equal to 24 pi into 18 कैलकुलेट करके सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट दे करके आंसर दे दो। ठीक है, तो बस वही हो गया काम। अच्छा, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ पे एक और सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एक और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन कंक्लूड करना है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दे करके आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। सही है, चलो आगे देखते हैं। नोट कर लेना अच्छे से आप। चलो आगे देखो। A man is walking at the rate. A man is walking at the rate. क्या रेट से जा रहा है मैन? 5 किलोमीटर पर आवर। Towards the foot of a pillar 40 मीटर हाई। अच्छा, पिलर है, ये रहा पिलर, 40 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, find the rate of change of his distance from the top when he is 30 मीटर from the foot of the pillar। ठीक है, मतलब मैन कहीं इस जगह पे है और ये है पिलर का टॉप। बस समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो पिलर का हाइट तो 40 मीटर है, इसको मैंने मान लिया, चलो एक वेरिएबल मान लेता हूं y, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया z। ठीक है, तो मैं कंसीडर क्या करूंगा? सबसे पहले कंसीडर क्या करूंगा? कंसीडर क्वेश्चन को देख करके करो। किस चीज का जरूरत है? हाइट ऑफ द पिलर, डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पिलर, है ना। लेट अस कंसीडर a man at a distance of x meter from a pillar of height 40 meter such that the distance of the man from the top of the pillar is z मीटर इनिशियल, जब तक वो चलना शुरू नहीं किया। ठीक है, क्लियर है। पिलर ऑफ हाइट y मीटर मान लेते, या फिर 40 दिया हुआ है तो 40 मान दो ना, क्या दिक्कत है। चलो ये y का चक्कर हटाओ। चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें x का डाटा गिवन है ना। देखो, मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो यहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ है वो इस डायरेक्शन में पिलर के डायरेक्शन में जा रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये x जो है वो चेंज हो रहा है कितना रेट से? 5 किलोमीटर पर आवर से। मतलब क्या गिवन है? dx बाई dt गिवन है, और बोला है आपको क्या निकालने के लिए बोला है कि कितना रेट से वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर। Find the rate of change of his distance from the top when he is 30 मीटर from the foot। मतलब x दिया हुआ है 30 मीटर, तो आपको बोला है कि z किस रेट से चेंज होगा निकालो। टॉप से जो डिस्टेंस है वो तो z है ना, तो z dx by dt गिवन है, x गिवन है, और dz by dt निकालना है। वही तो है ना काम।
तो बेसिकली आप देखोगे ये dx बाई dt रेट ऑफ डिक्रीज ही है, क्योंकि ये अगर ये इंसान इधर जाएगा तो x हमेशा डिक्रीज ही होगा ना, समझ में आ रहा है, इंक्रीज थोड़ी ना होगा। नहीं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाने का जरूरत है ना। यहाँ पे तो कोई सरफेस एरिया पैरामीटर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता नहीं है ना, तो खुद से इक्वेशन बनाना होगा। क्या इक्वेशन बनाओगे? ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। हियर z स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1600, समझ में आ रहा है। अभी इसी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सॉरी x क्या बोल रहा हूं, t, वी हैव ये हो जाएगा 2z dz अपॉन dt इक्वल्स ट्वाइस x dx अपॉन dt प्लस ये तो जीरो हो जाएगा ना 1600 का डिफरेंशिएशन, तो यहां से z dz बाई dt इक्वल टू कितना आ जाता है, x dx बाई dt आ जाता है। इसको नंबर 1 कंसीडर करके रखो। अभी बाकी सारे डाटा आप निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ डिक्रीज दैट इज dx बाई dt गिवन है। देख एक चीज देख, मैं यहाँ पे dx बाई dt क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली ये माइनस होगा, रेट ऑफ डिक्रीज होगा, तो ये -5 किलोमीटर पर आवर में। यूनिट कन्वर्शन का कोई जरूरत वगैरह है नहीं यहाँ पे, क्योंकि z जो है वो x भी मीटर में अगर है तो z भी मीटर में कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा अपना, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्शन का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर जहां पे जरूरत है उस जगह पे कर लेना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो तो ये dx बाई dt का डाटा हो गया। और अभी आप फुट ऑफ पिलर, a man is working at the rate of this foot of pillar 40 मीटर हाई, अच्छा 40 मीटर तो यूज हो गया, डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर where the top is 30 मीटर, अच्छा। और x कितना दिया है, 30 मीटर दिया, अच्छा ये तो दिया, ये तो मान लो गिवन। अभी मैं लिखता हूं when x is equal to 30 मीटर, when x is equal to 30 मीटर, z कितना है निकालना पड़ेगा ना, x जब 30 मीटर होगा तो z कितना होगा निकालना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, from 1 we have z is equal to अंडर रूट ऑफ, प्लस ही आएगा हमेशा लेंथ, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 50 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज जिसका अंडर रूट 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ फ्रॉम 2, अब क्या लिखोगे, फ्रॉम 2 50 इंटू dz बाई dt मस्ट बी इक्वल टू x कितना आया, 30 दिया हुआ है ना, 30 इंटू कितना है -5, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 0 0 5 से कैंसिल हो गया, ये 1 आ जाएगा, तो dz बाई dt जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -3 किलोमीटर पर आवर। और एज ये -3 है तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि अगर ये इंसान यहाँ पे आ गया थोड़ी देर बाद तो x भी डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली आपका z भी तो डिक्रीज होगा ना भाई, z भी तो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है हाइपोटेन्यूज का लेंथ, ठीक है। तो ये भी dz बाई dt भी तो धीरे धीरे डिक्रीज ही होता जाएगा ना विद इंक्रीजिंग टाइम। तो यहाँ पे मैं फाइनली जब लिखूंगा देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, फाइनल कंक्लूजन क्या लोगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज जब लिख दूंगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देना रेट ऑफ चेंज मतलब डिक्रीज का बात कर रहा हूं, है ना। फ्रॉम द क्या लिखा, ऑफ हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, है ना, व्हेन ही इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर इज, तब और माइनस साइन हटा देना क्योंकि डिक्रीज वर्ड यूज कर लिए, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, तो कुछ इसी तरीके से अपने को फ्रेम करना है। डिफरेंशिएशन का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और बाकी आपका बेसिक 9th 10th मैथमेटिक्स ही यूज होगा, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली और आगे बढ़िए, देखते रहिए प्रॉपरली। अगर समझ नहीं आता तो फोन करके पूछ लेना। Two motorcyclists A and B leave a place at noon, ठीक है। A travels north at 60 किलोमीटर पर आवर, अच्छा एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब आ गया ना, चलो
तो ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो सेंटर है, यहां से दोनों मोटरसाइकिलिस्ट अपना बाइक को स्टार्ट किया है, ठीक है। एट नून, नून मतलब क्या, दोपहर को 12 बजे अपन समझते हैं ना, ठीक है। ए ट्रेवल्स नॉर्थ, ए जाता है नॉर्थ के डायरेक्शन में, कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी जाता है ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट तो ये नॉर्थ साउथ, हाँ ईस्ट तो ये वाला डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन में ये कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है। चलो, तो अभी बोल रहा है हाउ फास्ट दे आर सेपरेटिंग एट 2 PM, मतलब ठीक 2 बजे, 12 बजे उन्होंने चलना शुरू किया और 2 बजे, दोपहर को 2 बजे, दैट इज जस्ट आफ्टर 2 आवर्स, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये सेपरेशन जो मान लो यहां से ये ए यहां पे पहुंचा और ये यहां पे बी पे पहुंचा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको बोला है कि 2 घंटा बाद आप बोलो कि ये सेपरेशन दैट इज ए बी डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो लगभग ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मैं इसको x मान देता हूं, इसको y मान देता हूं, इसको z मान देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट एट 2 PM, मैं पहले लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर the two motorcyclists are at a distance of, क्या होगा, किलोमीटर में है ना, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर along east and north direction at 2 PM. The separation between the motorcyclist is represented by z किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख दो AB as shown in figure, हो गया ना सर। चलो, तो अभी आप क्या डाटा लिखोगे यहां पे कि लिखोगे गिवन A travels north at 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, मतलब dy by dt जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रहा है। एंड dx by dt जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम right angle triangle AOB we have z square equal to x square plus y square, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका dz by dt, सेपरेशन का रेट निकालना है ना। तो यहां पे आप लिख दोगे सेपरेशन का रेट निकालना है ना, हाउ फास्ट दे आर सेपरेटिंग, सेपरेशन का रेट निकालना, मतलब dz by dt निकालना। तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू t, फिर देखो क्या होता है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर 2 dx by dt आ जाएगा और इधर 2 dy by dt, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, बॉक्स टू द पावर n into बॉक्स टू द पावर n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, दैट इज t के रेस्पेक्ट में किए तो dy by dt। तो ये कितना आ गया, 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी
प्लस dy बाई dt। अभी dx बाई dt और dy बाई dt तो आपके पास है, बट x और y आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहां पे कैलकुलेशन कर लो। हियर at 2 p.m. that is after 2 hours, distance of x और y क्या है, distance of the motorcyclist after 2 hours from the initial point of journey, ठीक है ना। तो at 2 p.m. that is after 2 hours, distance of the motorcyclist at 2 p.m. that is after 2 hours, distance of the motorcyclist from the initial point x equals to कितना हो जाएगा रे, dx by dt कितना 80 into 2 that is 160 kilometer and y is equal to 60 into 2 that is 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 160 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, अंदर आ जाएगा dx बाई dt दैट इज 80 प्लस 60 दैट इज 80 प्लस 60 और आंसर किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेट करके रख देना, आ जाएगा। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन दे देना कि देयरफॉर द distance therefore the separation between the two motorcyclists at 2 p.m. is increasing at the rate of this kilometer per hour, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन दे देना, हो जाएगा, खत्म बात। लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली। 5 कर लेते, चलो 5 में क्या बोला है, a car starts from a point P at time t equal to 0। P पॉइंट से स्टार्ट करता है at time t equal to 0 and stop at point Q, the distance x in meters covered by it in p seconds is given by, ठीक है। तो given आप लिख देना, इंट्रोडक्शन x वगैरह क्या है, x is equal to t square into 2 minus t by 3। find the time taken by it to reach Q, तो p से Q पहुंचने में टाइम क्या लग रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अच्छा, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मतलब वेलोसिटी 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए नहीं, t स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 2 माइनस टी बाई 3, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इनटू ट्वाइस टी। रिटर्न बैक तो किया नहीं, अगर घूम के आता तो चेंज होता नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई, माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 4t माइनस 2 बाई 3 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एज द कार स्टॉप्स एट point Q, therefore at Q dx by dt must be equal to 0। तो 4t minus t square equal to 0, तो t is equal to 0 और 4, ठीक है ना। बट as t cannot be 0, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा ही, therefore t must be equal to 4 सेकेंड, और t अगर 4 सेकेंड हो गया, therefore the car reaches the point Q from P in time t equals to 4 seconds। therefore distance between P and Q equal to क्या हो जाएगा, x आ जाएगा ना, at t is equal to 4 seconds, that is क्या होगा, 4 square into 2 minus 4 by 3, 16 into 2 by 3 that is 32 by 3, क्या है यूनिट, क्या हुआ है, मीटर्स। हो गया ना, बस ऐसा प्रॉब्लम तो फिजिक्स में भी बहुत किए, ठीक है। दर्शक मैंने ये पार्ट्स तो बता दी, अभी और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस।
फिर खत्म हो जाएगा। फिर आप शीट कर लीजिएगा, शीट को डिस्कस कर दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, सारी चीज हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 खत्म, फिर टेंशन में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम। चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। इस प्रकार के टैंक वाले क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमम में मिलेगा वापस, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे रेट मेजरमेंट सिंपल पूछ रहा है। ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब कोन को उल्टा कर दी नहीं, आइसक्रीम खाने वक्त कोन को जिस तरीके से रखा जाता है वही समझ में आ रहा है ना। इन्वर्टेड कोन विद इज एक्सिस वर्टिकल और वर्टेक्स लोअर मोस्ट। तो वर्टेक्स लोअर मोस्ट ऑब्वियसली इन्वर्टेड कोन का वर्टेक्स लोअर मोस्ट होगा और एक्सिस वर्टिकल होगा, ये वाला हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। चलो पहले तो एक्सिस बना लेते हैं अपन, ये आगे जाकर के एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, चलो सेमी वर्टिकल एंगल ये है, मान लेते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं हमेशा, tan इनवर्स 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट। पानी डाला जा रहा है इस सेमी वर्टिकल टैंक में एट द रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। डेप्थ बोला है 4 मीटर जब होगा तब राइज ऑफ द वाटर लेवल राइज क्या होगा, इसको h मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया और रेडियस ऑफ बेस भी कंसीडर करना होगा ना, क्योंकि वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वाटर 5 मीटर क्यूब पर आवर में पोर किया जा रहा है। अभी है क्या ये, वास्तव में किसका रेट दिया हुआ है, वास्तव में ये मीटर क्यूब देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है ना। वाटर अगर फिल होता जा रहा है तो कौन सा चीज, एरिया फिल होगा या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फिल होगा, है ना। अगर इस कोन के चारों साइड में एक मान लो किसी भी एक क्या सर कैसे समझाओ, मान लो एक कॉनिकल टेंट बना, टेंट नहीं देखो टेंट है ना, अपन टेंट जब भी बनाते हैं तो चारों साइड में किसी भी एक आप सरफेस से आप उसको लपेटोगे ना, ठीक है, तो वो चीज जो होगा वो क्या होगा, वो सरफेस एरिया में चेंज लाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बट ये जो चीज यहाँ पे बोला गया है ये पूरा कोन को फिल करेगा, जो फिल करता है वो वॉल्यूम होगा, ऐसे समझ आ रहा है। और अगर समझ नहीं आता तो यूनिट देख करके हिंट मिल जाएगा आपको कि ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो dv by dt इज बेसिकली गिवन टू अस। ठीक है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन फाइंड द रेट एट व्हिच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। लेवल ऑफ वाटर किस तरीके से चेंज होगा, एज के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। दैट इज अपने को क्या निकालना है, dh by dt का रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो कंसीडर कर लो, क्योंकि मैंने r इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला में आता है ना 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r आएगा, इसीलिए r मैंने कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट h, r एंड अल्फा बी द हाइट, रेडियस एंड सेमी वर्टिकल एंगल of the क्या semi vertical angle of the right circular cone जो कि इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो तो अभी अपने को गिवन क्या है, गिवन dv by dt is equal to 5 meter cube per hour, where V is the volume of the cone. V is the volume of the cone. पानी फील कर रहे हैं मतलब कोन फील होता जा रहा है। कोन अगर पूरा फील हो रहा है तो किस में होगा चेंज, वॉल्यूम में होगा। अगर सरफेस में लपेटोगे किसी चीज से तो वो सरफेस एरिया में चेंज होगा, अभी वॉल्यूम में चेंज होगा। यहाँ पे क्या आया बेसिकली चेंज, वॉल्यूम में चेंज हुआ तो dv by dt गिवन है, और वाटर किस लेवल में इंक्रीज हो रहा है मतलब एज किस तरीके से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो निकालना है, दैट इज dh by dt निकालना है। ठीक है, अल्फा गिवन है,
tan इनवर्स ऑफ 0.5 एंड और कुछ गिवन है क्या? व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 8 मीटर, नहीं और कुछ गिवन नहीं, ठीक है। तो चलो एस ऐसे लिख देते हैं, V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अभी इसको ऐसे लिख दो, वी हैव V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा dv/dt इक्वल टू π/3 r स्क्वेयर इंटू dh/t, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस h इंटू ट्वाइस r dr/dt। अगर आप समझना चाहते हो तो प्रोडक्ट रूल लगाने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि r स्क्वेयर तो कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वेयर बाई 3 बाहर लेकर के आ जाओ और dh/dt बोल दो। रेडियस कांस्टेंट है ना बेस का, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, कुछ गिवन तो नहीं है रेडियस के बारे में। सिंस रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, radius of base of the cone remains unchanged, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर बाई 3 dh/dt दिया हुआ है ना, dh/dt दिया हुआ है, अच्छा dv/dt दिया हुआ है, हाँ dv/dt दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अच्छा Therefore dh/dt हमें निकालना है, वो हो जाएगा 3/पाई आर स्क्वायर dv/dt। अभी r का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, बट h और अल्फा मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं r को क्या लिख दूंगा, h और अल्फा के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंस r/h इज इक्वल टू tan अल्फा, therefore r इज इक्वल टू h tan अल्फा which is equal to h tan of अल्फा का वैल्यू है tan इनवर्स 0.5, जो कि हो जाएगा आपका h/2, ठीक है। तो r का वैल्यू अगर मैं h/2 रख देता हूं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 और ये dv/dt। when depth of water in the tank, डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ है ना, when depth of water in the tank h is equal to 4 मीटर, dh/dt कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16 और dv/dt कितना गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर। इसको सिंप्लीफाई कर देना, जो चीज आएगा वही हो जाएगा, किसका रेट एट विच वाटर लेवल इज रेजिंग, ठीक है। जिस लेवल में डेप्थ ऑफ वाटर 4 मीटर था, मान लो 4 मीटर अगर मैं यहां तक मान लेता हूं, ठीक है, तो उस पॉइंट में वाटर लेवल का इंक्रीज होने का रेट, ठीक है। थ्रू आउट दिस जर्नी रेट कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट जब वाटर लेवल इंक्रीज होगा इस मोमेंट पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है तो हर मोमेंट पे रेट डिफरेंट आएगा, एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट का आंसर जो है dh/dt वो एज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली करे पर डिपेंड तो कर रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ एज तो है ना। अभी एज जैसे जैसे चेंज होगा मतलब हर डेप्थ में पानी का वाटर लेवल का इंक्रीज होने का रेट चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। शुरुआत में बहुत ज्यादा था, क्लियरली दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एज जितना छोटा था उतना तेजी से ये रेट इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है ये पानी का रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इंक्रीज होने का रेट। तो आपको पूछा है एट 4 मीटर डेप्थ, मतलब डेप्थ जब 4 मीटर था तब पानी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो 4 मीटर अगर मैंने इतना मान लिया तो यहां तक फिल होने के बाद इस लेवल पे पानी का इंक्रीजिंग रेट क्या है वो आपको निकालना है ना। ये जो लेवल है एज, ये टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है एट एज इक्वल टू 4 मीटर एग्जैक्टली वो आपको निकालना है, क्योंकि हर एज के वैल्यू के लिए dh/dt डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आप देख सकते हो dh/dt इज अ फंक्शन ऑफ एज, dv/dt इज कांस्टेंट, इट इज गिवन एज 5 मीटर क्यूब पर आवर, क्लियर है।
तो आप समझ गए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शीट में भी बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। अभी तक तो बोर्ड में पूछे नहीं गए, बट फिर भी बहुत पहले पूछा है और अभी भी बिल्कुल आ सकता है, किसी भी साल को ये सब क्वेश्चन आ सकता है। आप अच्छे से ये सब करके जाइएगा, ठीक है। इजी है एकदम, बस सिंपल सा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब का कंसेप्ट अगर बेसिक आता है और बाकी डिफरेंशिएशन का काम तो बहुत ही कम है, ठीक है। एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। आगे बोल रहा है कि a man of height 2 meter works at a uniform speed of 5 km per hour. Works at a uniform speed of 5 km per hour. सही है। Away from a lamp post. ठीक है, तो पहले लैम्प पोस्ट बना लेते हैं। ये मान लो लैम्प पोस्ट है AB, ठीक है ना, जहाँ पे लैम्प यहाँ पे है, ग्लो हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना लैम्प पोस्ट, इधर लैम्प है और इधर इसका बॉटम है। चलो, तो एक इंसान मान लो, ये आपका रोड है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा था, और थोड़ा हाइट बढ़ा कर लेते, हाँ ऐसे, यहाँ पे एक इंसान खड़ा था, मान लेते ये PQ, और अभी बोल रहा है कि ये इंसान ए वे जा रहा है, मतलब इधर नहीं इधर भाग रहा है। अगर इधर भाग रहा है तो कौन सा लेंथ चेंज होगा, ये BQ वाला लेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, मैन का हाइट 2 मीटर दिया हुआ है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इधर जिस रेट से जा रहा है वो रेट है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस डिस्टेंस का, ये अगर इधर जाता है तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली, डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन। और अगर ये इधर जाता है तो भी ये डिस्टेंस चेंज होगा, घटता जाएगा। तो अभी अगर एवे जा रहा है तो BQ डिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीजिंग रेट होगा, और अगर ये टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट जाएगा तो BQ डिस्टेंस डिक्रीजिंग रेट होगा, ठीक है। तो वही चीज है सिंपल, एवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट व्हिच इज 6 मीटर हाई, इसका हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। अच्छा, तो लैम्प पोस्ट का शैडो मान लो यहां तक गिर रहा है, लैम्प पोस्ट का शैडो मान लो यहां तक गिर रहा है, ठीक है। और इंसान का शैडो क्या होगा, इसको मान लेते और कुछ R पॉइंट मान लेते। तो इंसान का जो शैडो होगा वो तो QR होगा ना, इंसान का जो शैडो होगा वो तो QR होगा ना यार, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो ये QR किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए कुछ तो एज्यूम करना होगा, क्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? Let us consider a lamp post of height कितना 6 मीटर, ब्रैकेट में लिख दोगे AB, एंड a man of height 2 मीटर, लिख दोगे PQ, ठीक है। अभी मेरे को इस चीज का जरूरत होगा ना, ठीक है, इसका और इसका जरूरत होगा। फिर से लिख देते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शेडो of the man be, कुछ भी मान लेते हैं, L मान लेते हैं, L मीटर, ब्रैकेट में लिख दो QR, and the distance between the lamp post and the man, B क्या हो जाएगा, QR, सॉरी BQ, उसको मान लेते चलो S मीटर, यहाँ पे PQ, as shown in figure। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द मैन वर्क्स at a rate
of 5 kilometer per hour away from the lamp post. Away from the lamp post. Away from the lamp post. That is, क्या चेंज हो रहा है? BQ चेंज हो रहा है. That is ds by dt जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ds by dt 5 किलोमीटर पर आवर. इंक्रीजिंग रेट है इसीलिए प्लस लिखा. अगर टुवर्ड्स आता तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता. क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी इस S और L के बीच में जब तक मैं रिलेशन नहीं निकालूंगा, ये है S और ये है L, तब तक तो काम नहीं बनेगा ना. समझ में आ रहा है? तो ये S और L के बीच में रिलेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे. क्लियरली ट्राइंगल ABR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये क्लियर है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्लियरली दिख रहा है. देयरफॉर AB डिवाइडेड बाय PQ जो होगा वो हो जाएगा BR डिवाइडेड बाय QR. और BR को मैं क्या लिख सकता हूं? BQ प्लस QR लिखूंगा ना, क्योंकि BR का तो कोई जरूरत है नहीं मेरा. तो BQ प्लस QR हो जाएगा L प्लस S डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा S. और AB बाई BQ क्या होगा? 6/3 2 इक्वल टू 3. तो ये आ जाएगा आपका 3S इक्वल टू L प्लस S, दैट इज L इज इक्वल टू ट्वाइस S आएगा. डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू T, तो यहां से पता चल जाएगा dl बाई dt इज इक्वल टू 2ds बाई dt. इंप्लाइज ds बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ dl बाई dt. इसको 2 बोल दो. ठीक है? फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कर सकते हो? ds बाई dt को क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ dl बाई dt इक्वल टू 5. तो आपका dl बाई dt जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस. ओ सॉरी, लेंथ ऑफ हिज शैडो नहीं, हाँ शैडो तो dl बाई dt है, सही है. देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द मैन इंक्रीजेस. ऑब्वियसली शैडो का लेंथ इंक्रीज ही तो होगा ना? नहीं, शैडो का लेंथ तो डिक्रीज होना चाहिए यार. ये जितना इंक्रीज करेगा इधर, जितना आगे जाएगा, अगर ये यहाँ पे चला गया, ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा, शैडो भी इंक्रीज होगा. हाँ सही है. द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द मैन इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. सही है? पहले इतना सा लेंथ था, अगर ये इधर आता तो जरूर, सॉरी हाइट तो सेम रहेगा ना. अगर ये इधर आता तो जरूर आपका शैडो का लेंथ भी डिक्रीज होगा. अगर वो टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट आएगा तो शैडो का लेंथ डिक्रीज होगा. अगर वो एवे जाएगा तो शैडो का लेंथ इंक्रीज होगा. मैथमेटिकली भी क्लियरली दिख रहा है और फिजिकली भी डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है. ठीक है? ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, जो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा. क्लियर? समझ आ रहा है ना? तो सिंपल है, ज्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है ना? बस जहां पे कंडीशन डायरेक्टली फॉर्मूला पता चल रहा है, मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है, क्यूब स्फीयर ये सब कोण वगैरह आ जाएगा, उस जगह पे तो डायरेक्टली पता है. जहां पे इक्वेशन आपको नहीं पता चल रहा है, रिलेशन नहीं पता है, तो उस जगह पे कहीं पे पाइथागोरस से निकाले, यहाँ पे सिमिलरिटी से निकाले. ठीक है ना? बेसिक ज्योमेट्री लगाओगे आ जाएगा. और जहां पे पता है ऑलरेडी मेंसुरेशन का कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, तो आप उस जगह पे तो डायरेक्टली सर्विस एरिया वॉल्यूम लगा के कर सकते हो. ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अभी आप शीट को प्रैक्टिस करो, आराम से बन जाएगा, ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है. ठीक है? आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. शीट को करते रहो, आराम से बन जाएगा चीजें. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B. चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC मान लेते हैं. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base. Base जो है वो फिक्स है. ठीक है? Decreasing at the rate. Two equal sides मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल, इनको A मान लेते हैं. बेस B दिया हुआ है. ठीक है? और dA by dt कितना दिया हुआ है? Decreasing है at the rate 3 cm per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? That is A equal to B जब होगा
तो एरिया का रेट किस तरीके से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो एरिया का एक्सप्रेशन चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो गिवन है, हाइट निकालना पड़ेगा। तो मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूं यहां से। अभी अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है और ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ए ए एस। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये b/2 ये b/2। अगर ये b/2 हो गया, ये a है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, √a² - b²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसमें और लिख नहीं रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुद से प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा, आराम से कर सकते हो। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला नहीं पता तो निकालना पड़ रहा है, रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स में क्या चाहिए, सबसे जरूरी है कि रिलेशन, जिसको आप डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन निकालोगे, जहां से एक डाटा गिवन होगा दूसरा डाटा निकाल दोगे। जैसे यहाँ पे डी ऑफ कैपिटल ए का पहले एक्सप्रेशन निकालूंगा, फिर टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी ऑफ कैपिटल ए बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ डी ऑफ स्मॉल ए बाई डी टी आएगा। अभी ये गिवन है, ये निकाल देंगे, खत्म बात। समझ में आ रहा है ना, लिख लेना खुद से। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस b/2 क्या लिख रहा हूं, बेस तो पूरा b है, इंटू हाइट, हाइट कितना है, √a² - b²/4। तो अभी अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो b/2, b तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, बोल के दिया। फिक्स्ड बेस, ये देखो फिक्स्ड बेस मतलब चेंज नहीं हो रहा है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x का डेरिवेटिव 1/2 √x इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस a dA/dt हो जाएगा, क्योंकि -b²/4 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यही आएगा। 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ab dA/dt डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख देते हैं 4a² - b², तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो बस अभी बोल दो कि क्या करें। अभी बोला है कि जब a = b होगा तो dA/dt क्या होगा, when a = b तो dA/dt कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a², नीचे वाला हो जाएगा 3a² का अंडर रूट, दैट इज √3a, और लेंथ है तो अंडर मॉड a का वैल्यू मैं a ही लिखूंगा, और dA/dt हो जाएगा -3 cm/s। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा -√3a। a तो मैंने कंसीडर किया है और b तो उन लोगों ने दे के दिया है, तो मैं आंसर किस में छोड़ूंगा, ऑब्वियसली b पे छोड़ूंगा, a पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उसी पे छोड़ना होगा। तो dA/dt आ गया सेंटीमीटर/सेकंड। तो अभी यहाँ पे देखो हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग पूछा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये साइड लाइन तक अगर डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो धीरे धीरे ट्राइंगल ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, और एट ए टाइम ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वैनिश हो जाएगा। जब b 0 हो जाएगा तो एरिया 0 हो जाएगा। समझ पा रहा है ना। तो ये वो लोग जानते हैं, आप वो लोग क्या जानेंगे, आप खुद समझ रहे हो कि a अगर डिक्रीज हो रहा है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का रेट जो होगा वो भी डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए dA/dt माइनस में आया। और वो लोग पूछ के दिया डिक्रीजिंग रेट, तो आप जब लिखोगे देयरफॉर द रेट एट विच द एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन द two equal sides is equal to the base is √3b cm/s, तब आप माइनस साइन यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप रेट ऑफ डिक्रीज लिख चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हमारा खत्म हो गया ये पार्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है मेरे लिए। तो जहां तक समझाया उम्मीद क्या समझ गए होंगे। ठीक है, अभी उम्मीद कर रहा हूं, किया तो नहीं, बट प्रॉपरली जो मुद्दे का चीज है कि आगे जितने भी क्वेश्चन शीट में मिलेगा उसको ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा, उसको ईमानदारी से ट्राई करेंगे। उधर से 50% क्वेश्चन अगर बन भी गया तो भी बन ही जाएगा, 80% क्वेश्चन बन जाएगा अगर ईमानदारी से करोगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, और बढ़िया से ट्राई कीजिए, आराम से बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद जो नहीं होता है वो डिस्कशन करके मेरे साथ सॉल्यूशन देख के प्रॉपरली समझिए कि कहाँ पे आपका गलती हुआ है। ठीक है, और फिर उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, फिर खत्म। ज्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कर लो, खत्म। और जब भी शीट करेंगे, शीट करने का तरीका पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपसे एक अटेम्प्ट में हो गया वो तो दोबारा आपको प्रैक्टिस करने का शायद जरूरत नहीं है। जो नोट्स में मैं क्लास में क्वेश्चन करा के देता हूँ वो तो दोबारा करोगे, पर जो आपसे ये सब करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे एक ही अटेम्प्ट में हो गया वो तो करने का जरूरत नहीं है। पर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि शायद हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि शायद आपको 2 बार या फिर 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद बना है, या फिर आप बना ही नहीं पाए,
है ना, सॉल्यूशन देखने के बाद या फिर मेरे से पूछने के बाद आपको बना, तो वो सारे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, ताकि आगे जब रिवीजन करोगे तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है। क्योंकि पूरा पूरा शीट तो वापस आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे ना पूरा जिंदगी में कभी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स एंड थियरी तो रिवाइज करोगे, उसके साथ साथ वो क्वेश्चन जो स्टार करके रखना है वो क्वेश्चन से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपरली मार्क करके रख देना, है ना। तो यहीं पे समाप्त हुआ आज का ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर से अपन पार्ट 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट नॉर्मल वो स्टार्ट करेंगे, और ये डिस्कस हो जाएगा आपका जूम और व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। चलो अलविदा।